नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय वन सेवा संघ अधिवेशन का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम धामी ने भारतीय वन सेवा संघ से जुड़े अधिकारियों को तमाम सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए वन विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें कि कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान व निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लंबे समय बाद जो भारतीय वन सेवा संघ की ये बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि बीच में कोरोना काल रहा, उसके कारण से बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक आज हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सरकार का हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा के लोग भी अपने स्थानों पर और अच्छी तरह से अपना योगदान दें, राज्य के विकास में योगदान दें। और जो हमने उत्तराखंड 2025 रजत जयंती वर्ष जिसके लिए सभी विभागों से अपेक्षा की है, उसी प्रकार से वन विभाग की सेवा के सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है। और जो समय समय पर आने वाली जो यहाँ पर हमारी आपदाएं हैं, वनाग्नि है, अनेक अवसरों पर जो आज मानव वन्य जीव संघर्ष हैं, उन सभी पर ठीक प्रकार से यहाँ पर चिंतन होगा। और उस चिंतन से निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को जो वन पंचायतों से जुड़े हैं, अन्य प्रकार से वनों के कारण से जो विकास के कार्य हैं जो प्रभावित होते हैं, उन सब पर भी सरलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये काम आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से प्रदेश हित में ये अधिवेशन एक सार्थक पहल के अभी जो आईएफएस मीट है, जो उत्तराखंड चैप्टर, बिकॉज आईएफएस एसोसिएशंस पूरे कंट्री में है, तो उत्तराखंड जो चैप्टर है ये हम लगभग 3 साल बाद मिल रहे हैं। और इस एसोसिएशन मीट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि हम अपने जो सर्विस है उसका राज्य के विकास में कैसे बेहतर योगदान दे सकें। इसके साथ साथ जो सर्विस से रिलेटेड मैटर्स हैं, चाहे प्रमोशन के हों, चाहे पोस्टिंग्स के हों या और कोई अन्य मैटर हों, उन सब को भी हम शासन के, सरकार के सामने रख सकें। तो इसी को लेके ये आज शुरुआत हुई है। ये हमारा इनॉग्रल सेशन था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, माननीय वन मंत्री जी भी पधारे थे। तो अब ये मंथन चलेगा लगभग 2 दिन। और परसों हिज एक्सेलेंसी जो महामहिम उत्तराखंड श्री राज्यपाल हैं, उनके द्वारा इसका समापन किया जाना है। और इसमें जो भी मंथन में निकलेगा, इसकी पूरी रिपोर्ट हम शासन के समक्ष रखेंगे। अभी जो आईएफएस जोशीमठ में भूधसाव का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन भवनों में दरारों में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जोशीमठ से लोगों को विस्थापित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है और किसी भी निवासी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जोशीमठ की रोज़ी हम लोग रोज़ मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूँ और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो से प्रभावित थे। और बाकी वहाँ पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहाँ के बाज़ार भी खुले हुए हैं, वहाँ के सब काम भी चल रहे हैं। और आगे जो पुनर्वास होना है, उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही। और एनडीएमए भी वहाँ पर काम कर रही है। उन सब की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए जो उन सब को कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की, जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं, वहाँ पर पुनर्वास होना है, उन सब के लिए काम कर रहे हैं फौरी तौर पर। अभी ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो वहाँ पर जो भी लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, जिलाधिकारी अन्य को
यहाँ से लगातार कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो ठंड में ज़रूरत के सामान हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, हीटर इत्यादि हैं, कपड़े हैं और कुछ जो बीमार लोग हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उनके लिए अगर जो मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी के उचित प्रबंध के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां डाट काली मंदिर देहरादून में हवन पूजन कर मां महाकाली से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कन्या पूजन और प्रसाद वितरण भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में HDFC बैंक के कंट्री हेड अखिलेश कुमार राय ने भेंट की। उन्होंने केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री को प्रदान किया। अखिलेश राय ने मुख्यमंत्री को जोशीमठ में भूधसाव प्रभावितों की सहायता के लिए भी आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया। प्रदेश भर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरकार के मंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी राजकीय इंटर कॉलेज देहरादून स्थित किशनपुर पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग को देखा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि आज हमारे बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलते रहे तो वो आगे और बढ़ सकते हैं। आज परिस्थिति पर चर्चा और संवाद कार्यक्रम किशनपुर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। अभी मैंने जो पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई, उसका अवलोकन करने का मौका मिला। वास्तव में इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म हम बनाए। मैं देख रहा था कि एक बच्चे ने मोदी जी का ऐसा चित्र बनाया था कि बिल्कुल सजीव दिखाई दे रहा था। तो इनको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देहरादून से अगली खबर, जहां विधानसभा की भर्तियों पर सरकार ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता सूर्य नारायण बावोलकर से परामर्श मांगा गया है। महाधिवक्ता कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता पर रिपोर्ट देंगे। साल 2016 से पहले की गई बैकडोर भर्तियों को लेकर रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही तय होगा 2016 से पहले के कर्मचारियों का भविष्य। जहां बैकडोर से भर्ती हुए 228 कर्मचारियों को स्पीकर दिखा चुके हैं बाहर का रास्ता, तो वहीं विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी पिछले 34 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी पिछले 34 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी अपनी बहाली के लिए 34 दिनों से विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। विधानसभा के बाहर सभी बर्खास्त कर्मचारियों ने थाली पीटकर नारेबाजी की है और अपनी बहाली की मांग की है। बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आधा अधूरा न्याय किया है। आज देखिए, हम यहाँ बैठ के धरने पे बैठे हैं नौकरी बचाने के लिए, जबकि हकीकत ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो उस समय के विधानसभा अध्यक्ष थे, जिनके पास वित्त और क्रमिक की संस्कृति नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने रखा और फिर इनको सैलरी देने के लिए अपने 72 लोगों को वित्त मंत्रालय का मंत्री बनते ही वहाँ का सचिव को चेंज करके और वहाँ से सैलरी अनुमोदित करा दी। तो ये सारा जो मामला है वो तो असल में ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल को अपना मंत्री पद छोड़ना चाहिए था। प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई इनकी घास कहाँ इन्होंने गिरा दी। इन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई जो विधानसभा पीठ के लायक ही नहीं है। उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी अब आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूकेपीएससी की सहायक लेखाकार परीक्षा की तारीख बदली है।
अब 23 अप्रैल 2023 को होगी सहायक लेखाकार परीक्षा। पहले 19 फरवरी 2023 को आयोजित होनी थी ये परीक्षा, तो परीक्षा के तारीख में फेरबदल किया गया है। अब 23 अप्रैल 2023 को सहायक लेखाकार परीक्षा होगी, जो कि पहले 19 फरवरी 2023 को आयोजित होनी थी। तो उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि तारीख में, परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। यूकेपीएससी की सहायक लेखाकार परीक्षा की तारीख बदली है। उधम सिंह नगर जिले के इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते अब अपराधी दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिखा है मुख्य बाजार काशीपुर रोड स्थित सागर मोबाइल की दुकान में, जहां एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर दुकानदार से आईफोन 14 लूट लिए। हालांकि उसका यह प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि दुकान के बाहर खड़े दो युवकों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं मोबाइल लूटने की यह घटना शॉप में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। सितारगंज में वन विभाग की टीम ने अवैध चिरान के आरोप में आरा मशीन को सीज किया है। इस दौरान साल के लट्ठे लादकर आई ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली गई है। अधिकारियों ने आरा मशीन मालिक के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की है। लकड़ी का चिरान हो रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा तो एक ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। लकड़ी के कागज़ नहीं थे, चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का परमिशन है, लाइसेंस है उसका, तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वन अधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे सीज किया गया। लकड़ी का कोटद्वार के जशोधरपुर स्थित सिडकुल में मानकों के विपरीत संचालित हो रही 2 स्टील फैक्ट्रियों को जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी को लंबे समय से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिल रही थी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने पिछले साल 30 दिसंबर को इन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि जशोधरपुर सिडकुल स्थित वर्तमान में 17 इकाई संचालित है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित स्टील इकाइयों क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के मानकों के विपरीत संचालित हो रही थी। स्थानीय लोगों व पार्षद मनीष भट्ट ने पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी व स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम से जांच कराई। जांच में जशोधरपुर सिडकुल के 6 स्टील इकाइयों द्वारा मानकों को पूर्ण नहीं करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को दी गई। देखिए, जैसे कि अभी जो भी अप्रिय घटनाएं कुछ अगर यहाँ पर होती है, अगर ऐसे कुछ शिकायत आती है तो हमारे भी यहाँ पर एक चौकी भी है खुली हुई है, संबंधित थाने में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सिडकुल के यहाँ पर अधिकारी भी रहते हैं, आराम वगैरह भी रहते हैं, उनके दे सकते हैं। हम लोग स्वयं भी यहाँ कोटद्वार में निवासरती हैं, आप यहाँ पर भी अपनी कोई शिकायत दे सकता है। निश्चित तौर से अगर कोई भी जैसे किसी के वेतन में कमी है या किसी को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती भगाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, ऐसा कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो डिफरेंट केस में कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज पुलिस प्रशासन की टीम ने नखोलिया रोड पर सिंगल यूज पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। इस कंपनी को सील कर दिया गया है। साथ ही यहां से 70 कुंटल पॉलिथीन और कच्चा माल बरामद हुआ है। प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी सील कर दिया है। चलने का तो अभी जांच की जा रही है, कितने दिनों से इनका हमने जो है बिजली का बिल इत्यादि सब लिया है, उसके देख के जांच की जाएगी। काफ़ी दिनों से अपनी सूचना से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अवैध फैक्ट्री जो है वो जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसका निर्माण कर रही है। तो इसी की दृष्टि के तहत छापा मारा गया और भारी मात्रा में जो है इसमें सिंगल यूज पॉलीथीन मिली है और लगभग 7 मशीनें इसमें फर्स्ट फ्लोर पर हैं और ग्राउंड फ्लोर पे 8 मशीनें हैं। 240 के लगभग जो है वो पॉलीथीन के बड़े जो कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं। एक कट्टा लगभग 25 kg के आसपास था। कार्रवाई भी जारी है, अभी हम सीज कर रहे हैं।
अल्मोड़ा के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में 4 विधाएं सिखाई जाती हैं, जिसमें संगीत, सितार, कथक और भरतनाट्यम बच्चे यहां सीखते हैं। यहां 11 साल से लेकर 21 साल के बच्चे प्रवेश लेते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य के मुताबिक वर्तमान में करीब 172 बच्चे यहां पर संगीत सीख रहे हैं। महाविद्यालय में जो शिक्षण कार्यक्रम का 17 फरवरी से शुरू होगा, लेकर के 15 फरवरी तक प्रवेश फॉर्म जो भी है आए हैं तो ले जा सकते हैं, 20 रुपया शुल्क देकर के ले जा सकते हैं। और 21, 22, 23 को हम लोगों ने उनका बच्चों का इंटरव्यू रखा है। उसके बाद जैसे ही वो फीस जमा करेंगे 27 फरवरी से हम लोगों के शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरा जो है, कुछ बच्चों जिन बच्चों ने जो ये प्रवेशिका में होगा या प्रथमा में होगा, और अन्य बच्चों जिसका अगर रिजल्ट आ गया हो, कोई अगर बीच में है तो वो एडिशन लेकर के उन शिक्षण अपने संस्थाओं में, चाहे हमारे जो विधाएं हैं, गायन है या कथक है या भरतनाट्यम है या सितार में है, जहाँ भी एडिशन लेना चाहे ले सकता है। महाविद्यालय अल्मोड़ा की कामिनी कश्यप आवारा पशुओं के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कामिनी ने अपने घर में 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बेजुबानों को बच्चों की तरह पाल रही हैं। वहीं उनके इस पशु प्रेम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कामिनी कश्यप अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। यहीं पर उनका जन्म हुआ और उनका जीवन यहीं पर बीत रहा है। पेशे से वकील कामिनी कश्यप को सड़कों पर घूमते हुए भूखे प्यासे जानवरों को देखकर रहा नहीं जाता। ये काम उन्होंने 40 साल पहले शुरू किया था। कामिनी ने इन आवारा पशुओं को नया जीवन दान देने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। आज वे पूरा दिन इन पशुओं की ही सेवा में लगी रहती हैं। कामिनी बताती हैं कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि अब तक उन्होंने कितने जानवरों को पाल पोस कर बड़ा किया है। कामिनी बताती हैं कि फिलहाल उनके पास लगभग 50 से 60 कुत्ते हैं और 35 से ज्यादा गाय के बछड़े हैं। इतना ही नहीं, लगभग 20 उनके पास बकरियां भी मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि कामिनी कश्यप के पास जो भी जानवर हैं, ना तो वह दूध देते हैं और ना ही उनसे कुछ काम लिया जा सकता है। बावजूद इसके गृहिणी होते हुए भी उनके लिए दिन रात लगी रहती हैं। गाय तो मेरे पास कम है, 2-4 ही हैं, और छोटे छोटे बछड़े हैं मेरे पास, और करीब 50-60 डॉगी हैं, जिसमें से कुछ बेचारे अपाहिज हैं। और 40 साल से लगभग इनकी सेवा कर रहे हैं। इनकी व्यवस्थाएं जैसे ठंडे के दिनों में इनकी घास वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं गाय बैलों के लिए, और ये जो छोटे स्वान पशु हैं, डॉगी वगैरह, इनके लिए चावल है, सब्जी है, दाल है। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। गाय तो मेरे पास पंचायती राज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के एकीकरण संबंधी सरकार के फैसले से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता पंचायत, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों में गुस्सा है। जहां नरेंद्र नगर में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि पंचायत राज और ग्राम विकास दोनों अलग अलग विभाग हैं। दूसरे विभाग के कार्य में लगाकर उनके अपने विभागीय कार्य और प्रमोशन प्रभावित होंगे। साथ ही आदेश के तहत सीआर लिखने का अधिकार अब पंचायत राज अधिकारी से हटाकर खंड विकास अधिकारियों को सौंपा गया है। लिहाजा ऐसे आदेश का वे अब तक विरोध करेंगे जब तक सरकार आदेश को रद्द नहीं कर देती। जो दो विभाग के लोग जो समान प्रकृति के जो कार्य कर रहे हैं, उनमें पदोन्नति के अवसर उसमें समान नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो समानता का संविधान के द्वारा प्रदत्त जो समानता का अधिकार है, उसका भी उसका भी हनन हो रहा है। और सबसे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा विभाग जो है मूल विभाग है पंचायत राज विभाग, और पंचायत राज विभाग मूल विभाग होते हुए उसको किसी अन्य रेखीय विभाग में यानी ग्राम्य विकास में उसको क्या किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है। जो सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। जो ऑर्डर सरकार ने निकाला है, जिसके तहत उनका कहना है कि ग्राम पंचायत को ग्राम्य विकास में विलय कर दिया गया है, लेकिन कार्य के लिए। लेकिन सरकार से हमारा ये कहना है कि यदि विलय होता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पदोन्नति, तो हम इस कार्य को करने के लिए पीछे हैं। हम कार्य बराबर करेंगे। सरकार हमारी मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा
जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन को लेकर की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई गई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जांच की मांग उठाई है। में देखा गया है कि कई तरह की अनियमितताएं देखी गई है, जिसका मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुरजोर विरोध करा जाता है। और टेंडर में कई तरह की अनियमितताएं ये देखी गई है कि उसमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर भरा गया है। टेंडर में जो शर्तें लिखी गई है उसको इतना ज़्यादा जटिल कर दिया गया है कि जिसमें आम आदमी या कोई और प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो है पार्किंग के नाम पे जो टेंडर हुआ है उसमें एरोडायनेमिक्स का अनुभव या एडवेंचर स्पोर्ट्स के अनुभव की शर्त रखी गई है। साथ ऐसा क्या है कि जो पार्किंग चलाएगा उसे जो है एरोडायनेमिक्स या उसकी एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनुभव होना चाहिए। इसमें देखा गया मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मौसम खराब होने और भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए शुक्रवार देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। धर्मनगरी में दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रखकर मां गंगा में स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को लेकर मां गंगा में स्नान करने के लिए तमाम जगह से हरिद्वार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं हर की पौड़ी का यह नज़ारा है। और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ सुबह से ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है कि अमावस्या 12 यूँ तो साल में 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन जो मौनी अमावस्या है इसका विशेष महत्व है। तो हमारे साथ पंडित जी भी हैं, आइए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आज मौनी अमावस्या है, क्या इसका विशेष महत्व है? आज देख रहे हैं आप, प्रातःकाल से गंगा स्नान प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन मौन रह करके गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रातःकाल से सूर्योदय से ही पितरों का जल दान तर्पण विशेष महत्व माना गया है। आज पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयंभू के अनुसार ही आज गंगा स्नान करके पितरों को मुक्ति एवं पितरों को मोक्ष की कामना करते हुए समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस तरह का दान पुण्य होता है आज के दिन? पिंडदान, तर्पण, क्रिया, श्राद्ध, गंगा पूजन, जलदान, संकल्प, इसे ही दान का महत्व है। बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह से ही श्रद्धालु हरिद्वार में यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसी को लेकर तमाम जो जगह से कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि आज के दिन की बड़ी ही विशेष महत्व। अपने सहयोग के साथ मैं सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।